सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। यह आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज बच्चों हम लोग इसमें एक ऐसा छोटा सा निगमन करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये आपके इस चैप्टर नंबर 5 का पहला बच्चों निगमन है जो कि आज यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों क्षण चुंबक की तरह कैसे एक धारावाही प्रणाली का व्यवहार करती है, आज हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले हैं। तो मैं ये ज्ञात करने वाला हूँ कि जो क्षण चुंबक, जो एक क्षण चुंबक होती है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कैसे एक प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होता है, ये प्रूफ करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये समझने वाला हूँ कि जो क्षण चुंबक होती है कैसे उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, वैसे ही कैसे एक प्रणालिका में भी पोल्स होते हैं, कौन सा पोल हमारा नॉर्थ होगा, कौन सा पोल हमारा साउथ होगा, बहुत सारी चीज़ों के डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसी क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद बच्चों फिर मैं बात करूंगा कि धारावाही प्रणालिका की क्षण चुंबक से समानता। अब आपने देखा होगा सर ये तो 2 ही पेज है, बाकी डेरिवेशन का आ गया, वो सब मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ वगैरह सब आ रही होगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा ये 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक चुंबक कैसे धारावाही प्रणालिका की तरह होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, बच्चों ये बना दिया हमने क्या, आपका एक क्षण चुंबक। इस क्षण चुंबक में एक हिस्सा आपका मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। वैसे ही जब अगर प्रणालिका बनाना स्टार्ट करें तो कैसे बनेगी सर प्रणालिका? मान लीजिए कि हमारे पास एक तार है और मैं उसको ऐसे मोड़ रहा हूं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना बच्चों। एक तार है और उसको मैंने ऐसे मोड़ा है, ठीक, इस तरीके से तार को मोड़ दिया। अब इस तार में कहीं ना कहीं बच्चों धारा बहती हुई जाएगी। तो मान लिया हमने कि ये धारा हुआ ऐसे बहते हुए जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर से इधर से घूम के आ रही है, ये इधर जा रही है, फिर से इधर जा रही है। समझ में आ रही होगी बात? ये धारा ऐसे घूम रही है, ऐसे, समझिए मेरी बात को, ऐसे घूम रही है बच्चों ये धारा। अगर मैं इसको, जो ये हमने यहाँ पे बनाया है प्रणालिका जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, इसमें इधर से धारा हमें वापस मिल जाएगी आके। मैं समझो कि ये एक सोलेनॉइड है ना। अब सर के पास सोलेनॉइड तो नहीं है, पर एक ये चीज़ आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आप इसमें ज़रा ध्यान से देखें। मैंने बोला कि ये ऐसे हमने बनाया है, ये धारा ऐसे जा रही है, फिर घूम रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे धारा जा रही है, फिर से घूम रही है, फिर से धारा ऐसे घूम रही है, फिर से घूम रही है, और लास्ट में जाके धारा उस तरफ से किनारे से निकल जाती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं बच्चों, ये हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो किसी प्रणालिका को जब हम आप सामने से देखते हो, किसी प्रणालिका को जब आप सामने से देखते हो, सामने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए प्रणालिका है, आप या तो इस तरफ से देखें या तो आप इस तरफ से देखें। अगर इस प्रणालिका को अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं और इसमें जो तांबे के तार के फेरे लपेटे हुए हैं वो आपको घड़ी की दिशा में दिखाई देते हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अगर वो घड़ी की दिशा में दिखाई देते हैं तो ये बात क्लियर है कि अगर हमें वो क्लॉकवाइज दिखाई देते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनना, अगर वो क्लॉकवाइज दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो आपका ध्रुव होगा ना, वो हमारा साउथ होगा। इसका मतलब वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ये बात आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, आपको शायद याद होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में। तो अगर ये आपको क्लॉकवाइज दिख जाए तो हमारा जो ध्रुव होगा वो कैसा होगा बच्चों, साउथ होगा। अगर ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है ना बच्चों, अगर ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो ये हमारा नॉर्थ होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं वैसे प्रणालिका में भी 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, ठीक है। मैं अभी तो बस डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे, जैसे मैं अभी एक छोटा सा ये डायग्राम बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी पे बना लेना है, जैसे मैं अभी बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ होगा, मतलब देखिए ये घड़ी की दिशा में ऐसे बह रही है धारा, और इसमें घड़ी की उल्टी दिशा में धारा बह रही है बच्चों, ऐसे आ रही है, ऐसे चल रही है, इसमें ऐसे जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो क्लॉकवाइज अगर है तो ये साउथ होगा, ठीक है, तो ये बच्चों साउथ होगा क्लॉकवाइज अगर है तो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को शायद ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही हो, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रणालिका के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, 12th में आने के बाद प्रणालिका नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना। प्रणालिका क्या होती है? एक नर्म लोहे की क्रोड पे तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। अब मैंने इसमें जब तांबे के तारों को देखा तो मुझे पता चला कि यार ऐसे तार घूमता हुआ जा रहा था, ऐसे घूमते हुआ जा रहा था और लास्ट में निकल जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरफ से देखूंगा और देखूंगा कि तार में जो धारा बह रही है वो क्लॉकवाइज बह रही है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा बच्चों कि ये इसका साउथ वाला हिस्सा है। और अगर मैं उसको पीछे से उस तरफ खड़े होकर, मान लो कोई बच्चा उधर से खड़े होकर देख रहा है, मान लो नेमो उधर से खड़ी होकर देख रही है, उसको लगेगा कि सर इसमें तो आपने कहा था कि धारा जो है वो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे बह रही है, तो सर जब मैं इस तरह से देखूंगा तो ये उल्टा बहेगी सर। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ से तो क्लॉकवाइज दिख रहा था, पीछे कोई खड़ा है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जैसे किसी चुंबक पे दो ध्रुव होते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों किसी प्रणालिका में भी दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव हमारा नॉर्थ होगा, दूसरा ध्रुव हमारा साउथ होगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई कि एक चुंबक में दो ध्रुव और एक प्रणालिका में दो ध्रुव, समझिएगा। अब हम चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। वैसे ही अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लो ये हमारे तांबे की क्रोड के लोहे की, नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर ये हमारी प्रणालिका बनाई गई है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी हर एक फेरे के बाद यहाँ पे अगर ये साउथ है तो इसके बाद यहाँ नॉर्थ होगा, फिर ये साउथ है, फिर ये नॉर्थ होगा, फिर ये साउथ है, फिर नॉर्थ होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो तो धारा क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखो तो धारा एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखोगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखोगे एंटी क्लॉकवाइज। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप इसको इधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, बट जब आप इसको इधर से देखोगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हमें उम्मीद है ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जब इस टॉपिक को आप करेंगे तो आप अपने कॉपी पे ये पहले बनाएंगे पूरा कंप्लीट, और उसके बाद ऐसे लिखेंगे क्लॉकवाइज और ऐसे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से दो चीज़ें ये बनाने के बाद अब आगे आप शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक वैसे ही प्रणालिका के भी दो ध्रुव होते हैं, और उसमें भी प्रणालिका के ध्रुवों, जिस प्रकार चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही प्रणालिका के ध्रुवों को भी अलग नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। मान लीजिए कि ये तांबे की तार, एक हमने नर्म लोहे की क्रोड ले ली है, ठीक इसी प्रकार से, और इसमें अब हमने बहुत सारे क्या कर दिए हैं, बहुत सारे हमने तांबे के तार के बहुत सारे हमने इसमें फेरे लपेट दिए हैं बच्चों। क्या कर दिए हैं? तांबे के तार के बहुत सारे फेरे बच्चों हमने इसमें लपेट दिए। अगर ये तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए और अब ये बहुत पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अगर ये क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास हैं, तो मान लेता हूं कि वो तांबे के तार के फेरे हैं ही नहीं। तब ये जो प्रणालिका होगी उसका जो आकार बन के आएगा सर, वो कैसा होगा? तो अब जो इसका आकार बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। किस प्रकार से बनकर आएगा? वो कुछ इस प्रकार से प्रणालिका का आकार बन के आ जाएगा। इस बात को जरा अपने दिल में, दिमाग में सेट करते हुए आगे अब हम लोग निगमन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन बच्चों को रुकना होगा, जिनको ये पूरा सेशन देखना होगा, जिनको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना होगा, वो यहाँ तक जरूर आए होंगे। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं, पहुँचते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन हमारा टॉपिक है कि एक क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार कैसे होता है, कैसे हमारा एक बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू करंट करेंट सोलेनॉइड होता है, कैसे एक बार मैग्नेट हमारा किसी सोलेनॉइड के समान होता है। तो मैंने जो अभी आपको बताया था कि तांबे के तार के बहुत पास पास फेरे हैं, मैंने मान लिया कि तांबे के तार के फेरे बहुत पास पास हैं, और मैंने इसमें ये बना दिया एक प्रकार की, क्या ये सोलेनॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रणालिका। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से मेरी बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा, तभी डेरिवेशन आप अच्छे से कर पाओगे। मेरी बात गौर से सुनना आप। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये प्रणालिका है, ठीक है, जिसको तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए गए हैं। इस प्रणालिका के बीचों बीच में एक बिंदु है जिसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है, कि वो नाम दे दिया गया है बच्चों क्या,
O, ये बिंदु हमारा कौन सा है? O है। अब इससे मैंने कुछ दूरी R पर, और ये दूरी बहुत ज़्यादा है, इस R पर हमें एक बिंदु P मिल गया है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बिंदु P हमारे इसकी अक्षीय स्थिति में है, इसके अक्ष पे स्थित है ये बिंदु हमारा। और ये जो प्रणालिका है, इस प्रणालिका की त्रिज्या a है, और हमने मान लिया है कि ये जो प्रणालिका है इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? a है। तो ये भी हमने मान लिया कि ये प्रणालिका की त्रिज्या कितनी है? a है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 12 है। हमने मान लिया कि ये जो हमने बना दिया है इसकी लंबाई कितनी है? 12। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां से यहां तक लंबाई L है और यहां से यहां तक भी लंबाई L है। जब हमें किसी भी एक प्रणालिका के किसी एक बिंदु केंद्र O से हमें क्या ज्ञात करना है? R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं इस प्रणालिका का एक छोटा सा खंड ले लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने माना कि इस O से x दूरी पर, ये वाली दूरी कितनी बना दी सर ने? x दूरी पर एक हमने इस प्रणालिका का, ये हमने एक बच्चों क्या कर लिया है? एक लघुखंड ले लिया है। बात समझ में आ गई? क्या ले लिया? एक लघुखंड ले लिया। और इस लघुखंड की जो मोटाई है वो सर ने कितनी ले ली है? dx ले ली है। तो हमें बात आपको भी क्लियर समझ में धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही होंगी। ये लघुखंड की लंबाई जो सर ने मोटाई थिकनेस ली है वो कितनी ली है? dx ली है बच्चों, सॉरी। ठीक है, अब एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये बिंदु O बीच में है तो ये वाली लंबाई भी L होगी और ये वाली लंबाई भी सर L होगी। अब ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बताई है इसमें पढ़ के बताते हैं, फिर निगमन शुरू करते हैं। तो बच्चों जरा गौर फरमाना, क्या लिखा है कि माना के चित्र में दर्शाई गई धारावाही प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये प्रणालिका 1 मीटर लंबी है तो इसमें फेरों की संख्या n है। अगर ये प्रणालिका L मीटर लंबी होती तो इसमें फेरों की संख्या NL होगी। अगर ये प्रणालिका 2 मीटर लंबी है तो इसमें फेरों की संख्या 2N होगी। मेरी बात गौर से सुनना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या सर कितनी बता दी आपने? कह दी है आपने n है। तो मतलब 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, 2 मीटर लंबाई में 2n है, 3 मीटर लंबाई में 3n है। तो ये प्रणालिका कितनी लंबी है? यह प्रणालिका कितनी लंबी है? 12 मीटर लंबी है। अगर ये 12 मीटर लंबी है तो इसमें कुल फेरे कितने होंगे सर? 2NL होंगे। मतलब 2L को n से गुणा कर दिया है सर ने। तो हमें उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और सर ने बताया कि इसकी त्रिज्या कितनी है? a है। माना इसकी लंबाई 2L है और प्रणालिका के केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है जहां हमें अक्षीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है। चाहे ये लिखो या फिर आप बना के लिख सकते हो। यह करने के लिए प्रणालिका का एक छोटा वृत्ताकार अंश ले लिया जो dx मोटाई का होता है, जो इसके केंद्र से x दूरी पर है। ये दूरी हमारी x है। माना कि प्रणालिका में I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमने मान लिया है कि इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको पूरा डिराइव करते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, हम आपकी मेमोरी को जरा पीछे लेके चलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने एक निगमन कर रखा है इसके पहले वाले चैप्टर में कि अगर कोई आपकी वृत्ताकार कुंडली होती है, मान लो इस तरह से, तो इसके अक्ष पर आपने यहां से x दूरी पर एक बिंदु P लिया था जहां पे अपने आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। शायद आपको वो फॉर्मूला याद होगा। और ये इसकी त्रिज्या r थी, ये भी आपको शायद याद होगा। इस तरीके से मैंने आपको एक निगमन कराया था जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी वो ये निकाली थी कि B बराबर म्यू ज़ीरो NI A स्क्वायर, सॉरी NI
जो इसकी त्रिज्या कितनी थी r, है ना, ये त्रिज्या कितनी है r, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी घात जो थी वो थी 3/2। शायद आपको याद होगा इसकी जो घात थी वो कितनी थी, 3/2। तो ये आपने अगर अभी नहीं पढ़ा था तो बच्चों ये चीज़ समझ लेना, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला था वो ये था कि किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए बच्चों क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो हमें उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, एन आई आर स्क्वायर। अब जरा एक चीज़ और सुनिएगा प्लीज़, ये आर जो थी ना वो उसकी त्रिज्या थी कुंडली की, ये वाली त्रिज्या आर थी, है ना। ये जो दूरी थी सर वो एक्स थी, लेकिन यहां उल्टा है, जो आर है वो यहां पे एक्स था, जो यहां पे ए है वो वहां पे आर था। इसका मतलब यहां पे जो आर लिखा है वो ए है, जो एक्स लिखा है वो आर है। समझ गए ना बात को, किया जाए आगे काम। तो हमने यहां लिखा कि वृत्ताकार अंश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो सर ये वृत्ताकार कुंडली है, आप यहां लिख रहे हैं वृत्ताकार अंश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो सर दोनों सेम कैसे हुआ बेटा, यह आपकी क्या है, प्रणालिका। इसका अगर हम एक छोटा सा ये पीस काटने की कोशिश करें, इसको सामने से देखें तो ये वृत्ताकार कुंडली ही है। बात समझ में आई ना। तो ये क्या है बच्चों, ये वृत्ताकार कुंडली ही है आपकी। तो अब इसके लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला आप लिखोगे कि डी बी बराबर, भाई छोटा है ना अंश, तो डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन में 2, और जो x है वो क्या था, दूरी थी। यहां पे दूरी क्या है, r, तो हम तुरंत लिख देंगे कि r। बात समझ में आई ना, इतनी आसान है। तो हमने यहां क्या लिख दिया, r स्क्वायर, क्लियर, बीच में प्लस लगाया। फिर देखो एक मिनट, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्या था, ये दूरी आर है। तो पहले एक काम करते हैं, ये वाली दूरी ए है और ये वाली दूरी आर है, तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो ये हमने लिखा ए स्क्वायर। अच्छा, यहां से यहां तक दूरी कितनी थी, एक्स, और हमारा ये वाली कितनी दूरी है यहां से यहां तक, बताओ यहां से यहां तक दूरी कितनी है, पता ही नहीं सर मेरे को। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने यहां से यहां तक दूरी तो आर निकाल ली, लेकिन अगर हम इस आर दूरी में जो हमारी ये वाली दूरी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाली दूरी, इसको माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। इसका मतलब आर में हम ये वाला एक्स घटाएंगे तब हमको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी पता चलेगी। बात समझ में आ रही, क्योंकि हमें तो इस dx से बिंदु P तक की दूरी ही ज्ञात करनी है ना। तो यहां हमने लिखा कि ये दूरी पूरी है r, जिसमें से x निकाल दो। तो सर r में x को घटा लेंगे और स्क्वायर लगा लेंगे और पूरे की पावर सर 3/2 लगा देंगे। बोलो यहां तक अगर नहीं समझ पाए तो समस्या होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसी फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। 2 को 2 लिखा, x की जगह पे, यहां पे x क्या था, ये वाली हमारी दूरी थी, उसकी जगह पे हमने जो बस कितना काम किया है कि ये हमने पहले आर स्क्वायर कर लिया और बाद में एक्स स्क्वायर कर लिया, बस इतना किया। ठीक, तो आर उसकी त्रिज्या थी, उसकी त्रिज्या ए है, तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। ये दूरी कर दिया, ये दूरी किसके बराबर लिखा है यहाँ पे, ये एक्स की जगह पे, वो दूरी एक्स है, यहाँ पे दूरी आर माइनस एक्स है। आर ये पूरी, जिसमें से एक्स घटा दो, आर माइनस एक्स। ठीक, अब इतनी क्लियर। अच्छा एन क्या था, एन उसमें पूरे फेरों की संख्या है। तो हमें पूरे फेर नहीं देखने हैं, मुझे ये देखना है कि एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं। तुरंत बोला सर एन फेरे हैं स्मॉल, तो बताओ फिर dx में कितने फेरे होंगे। तो भाई dx से n को गुणा कर दो, तो इस dx में जितने फेरे होंगे सब पता चल जाएगा। तो हमने तुरंत इसमें यहाँ लिख दिया कि सर n dx फेरे होंगे। एकांक लंबाई में n फेरे, दो लंबाई में 2n फेरे, dx लंबाई में n dx फेरे। ठीक है, उसके बाद आई धारा तो बह ही रही थी, r क्या था, उसकी त्रिज्या थी, ये a क्या है, ये उसकी त्रिज्या है। बस हमारा काम समझो सारा हो गया। अगर ये आपने समझ लिया, समझ लो सारा काम हो गया। नहीं समझ में आया पीछे कीजिए वीडियो, फिर से देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने कहा ये फॉर्मूला याद है, तो बस फेरों की संख्या बदलनी है, आर और एक्स की वैल्यू को अच्छे से समझना है।
यहाँ आर क्या था, दूरी थी। तो मान लीजिए ये पॉइंट था हमारा लघुखंड, यहाँ से हमने इसको दूरी निकाल लिया बस, ठीक। यहाँ लघुखंड नहीं था, उसमें यहाँ लघुखंड था, लेकिन फॉर्मूला आया था यहीं से दूरी वाला, ठीक। चलो, हमें उम्मीद है समझ गए होगे आप। अब आगे समझते हैं इसको, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कुल निकालना चुंबकीय क्षेत्र। नए पेज पे जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं है, अब बहुत ज़्यादा आसान है। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। सो dB, इसका भी समाकलन कर देंगे, μ0 n dx I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और कितना है बच्चों, a स्क्वायर प्लस के बाद r में से x माइनस किया था सर ने, स्क्वायर था, और उसके बाद ये स्क्वायर यहाँ से लगा दिया, स्क्वायर नहीं 3/2। ठीक, आगे बात समझ में। चलो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्ञात करना है तो 0 से लेकर b तक चुंबकीय क्षेत्र का एक निश्चित समाकलन होगा, लेकिन ये पॉइंट हमारा b है, इस तरफ निगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो लोग हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण ज्ञात कर रहे हैं। अगर मुझे ये ज्ञात करना पड़े कि, अभी मैं इसको पूरा साफ कर दूंगा, आप आराम से बना लेना। अगर आपको ये ज्ञात करना पड़ जाए सॉरी, कि पूरे के कारण कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव L, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव L। समझ में आई बात? क्योंकि अगर नंबर लाइन होती, इस तरफ -L होता, उस तरफ +L होता, जैसे नंबर होते हैं। तो जो इसका समाकलन करेंगे वो -L से लेकर +L तक करेंगे। बस अब यही सारा काम हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, चूँकि R की दूरी बहुत ज़्यादा है, ये जो R की दूरी है बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में, L की तुलना में। हमने बहुत दूर पॉइंट लिया है, और A की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है। तो हम यही लिखेंगे कि चूँकि R का मान 3 बार से ज़्यादा मत लगाना, A से बहुत ज़्यादा है, तथा जो R का मान है वो L से भी बहुत ज़्यादा है, तब हम कह सकते हैं कि अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मेरा a स्क्वायर नीचे वाला पार्ट प्लस r माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद इसकी पावर कितनी, 3/2, ये जो सब लिखा है इसकी सब की जगह पे r³ बचेगा। अब आप सोचोगे सर कैसे, देखो मैं बात बताता हूँ, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होगा। तब हम कह सकते हैं कि a व x को, a व l को, इस x को भी हटा दोगे और l को भी हटा दोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? l क्या है भाई, हमारी दूरी है, l ही छोटा है, तो इसका मतलब x भी छोटा ही है, ठीक। तब हम कह सकते हैं कि a व l तो है नहीं इसमें, x को नगण्य मान लिया जाए, ये हम कह सकते हैं, है ना बच्चों? तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। अब मेरे पास जो बचेगा वो होगा -L से लेकर +L तक, और इसके बाद बचेगा μ0 n dx, उसके बाद I a स्क्वायर बच्चों, और नीचे बचेगा मेरे पास 2। अभी a स्क्वायर ख़त्म, इधर से r स्क्वायर हमारा केवल बचेगा, क्योंकि r की वैल्यू ही ज़्यादा है, तो r स्क्वायर बचेगा सिर्फ, बाकी सब खत्म। और उसकी पावर जो बचेगी 3/2 बचेगी। बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, अब कितना बचेगा, सिर्फ r की पावर 3 बचेगी, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई ये हमारा आ गया, मान लो इसका हमने समाकलन कर दिया, ये b हो गया, अभी पूरे का इसका किया है, उसका नहीं किया। तो अब -L से लेकर L तक
म्यू ज़ीरो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, और नीचे बचेगा मेरे पास 2 से 2 कट के 2r³। मैं बोल रहा था ना कि r³ बचेगा, इतने का मान r³ आ गया। आसान था, कुछ नहीं था, बहुत आसान है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये हमने लिख दिया एन डी एक्स आई ए स्क्वायर और 2 और अपॉन में r³। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ तक सारा काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ लिखोगे कि चूंकि किसी चुंबकीय आघूर्ण यदि किसी प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण बच्चों कितना हो, m हो, तब जो m बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, n i और a होता है। ये बात तो पता ही है हमको, है ना। n क्या होता है, उसमें उपस्थित फेरों की संख्या, जो पूरी प्रणालिका होती है उसमें उपस्थित फेरों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे पास ये प्रणालिका है, जो सर ने इतनी बड़ी ये प्रणालिका बना रखी है, सर इस प्रणालिका में कितने फेरे हैं इसको समझते हैं पहले। मैंने कहा था कि एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो 2l लंबाई में कितने फेरे होंगे सर, 2nl होंगे। बोलो करेक्ट ना। एकांक लंबाई में अगर इतने फेरे हैं तो 2l लंबाई में 2nl होंगे, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्रणालिका में जो फेरों की संख्या होगी वो 2nl होगी। बोलो क्लियर हुआ, या 2ln भी कह सकते हो। ठीक है, गुणे में जो धारा बह रही है वो कर दो। अच्छा सर, जो ये हमारी प्रणालिका है इसकी त्रिज्या अगर a हो तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताओ, अगर ये प्रणालिका है हमारी, बच गए सर, अगर ये प्रणालिका है हमारी तो ये इसका क्षेत्रफल पाई और इसकी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो पाई ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से भी कितना आएगा बेटा, पाई ए स्क्वायर आएगा। ठीक, अब यहाँ से हमने लिखा m, फिर ये हमने लिखा कि 2n l i a स्क्वायर, और ये पाई को हमने नीचे भेज दिया। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आते हैं और इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि म्यू ज़ीरो, अच्छे से मेरी बात को समझना। अब इसको समझते हैं। हमने लिखा कि b बराबर, इसको समझिएगा, उसको हम किनारे कर दिए, इसको अब समझो। l और l है, इसमें किसका समाकलन होगा, केवल dx का, बाकी सब कुछ इधर ले आओ। होगा कि नहीं होगा, चलो। तो हमने लिखा म्यू ज़ीरो और उसके बाद n भी बाहर, i भी बाहर, a स्क्वायर भी बाहर, और नीचे से 2r³ भी बाहर, सब कुछ बाहर ले लिया। म्यू ज़ीरो भी ले लिया, n भी ले लिया, i भी ले लिया, a स्क्वायर भी ले लिया, 2r³ भी ले लिया। अब अंदर कौन बचा, dx। इस dx का समाकलन कर दिया सर ने, और सर dx का जो समाकलन होता है वो x होता है। तो यहाँ से आया म्यू ज़ीरो n i a स्क्वायर और अपॉन में 2r³। बोलो क्लियर हुआ, बहुत आसान है ना। अब x का तो सर ये निश्चित समाकलन था, तो उस हिसाब से यहाँ -l और यहाँ +l होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं तो ये b बराबर आएगा यहाँ से म्यू ज़ीरो और n i a स्क्वायर और डिवाइड में होगा 2r³। और बेटा यहाँ से आएगा मेरे पास, पहले हम ये l रखेंगे, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर ये -l रखेंगे। तो यहाँ से हमको टोटल में बात करूँ तो 2l मिलेगा। यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 2l मिलेगा। तो मुझे मिलेगा म्यू ज़ीरो n i a स्क्वायर अपॉन 2r³। क्या मिलेगा मुझे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक, मुझे मिलेगा कि b बराबर म्यू ज़ीरो n i a स्क्वायर अपॉन में 2r³ और इंटू में 2l, ये मुझे मिलेगा। ठीक, समझिएगा प्लीज़। अब इसको ज़रा गौर से देखो, ऊपर 2 भी है, n भी है, i भी है, a स्क्वायर भी है।
समझिए, ऊपर 2 भी है, ऊपर n भी है, ऊपर i भी है, ऊपर l भी है, ऊपर a स्क्वायर भी है। इन सब को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, m बटे पाई। इन सब को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं म्यू 0 और अपॉन में नीचे 2r³ और इनटू यहां मैं लिख सकता हूं m अपॉन बच्चों क्या, पाई। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बोलो, बहुत आसान है हमने जो बताया आपको। ठीक, ये हमने क्या किया, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की कि यहाँ तक करते हुए आए, फिर ये हमने दिखाया आपको करके, और बच्चों इसके बाद हमने ये चीज़ निकाल कर आपको यहाँ से दिखा दी। बहुत आसान है। अब आगे देखो, ये हमने लिखा म्यू 0, फिर उसके बाद म्यू 0 है ना, b बराबर म्यू 0, पाई को नीचे ले आओ इधर, और इधर हमने कर दिया, ऊपर हो गया m और नीचे बचा हमारे पास ये 2 है ना, तो 2 को यहाँ रखते हैं और उसके बाद ये r³। ठीक, लेकिन हमेशा हम लोग म्यू 0 अपॉन 4 पाई करते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ से हटाते हैं और इसको 4 बनाते हैं, और अगर इसको 4 बनाया है तो मतलब 2 से गुणा किया है, तो ऊपर भी 2 से हम लोगों ने गुणा कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया है बच्चों, ये आ गया है चुंबकीय क्षेत्र का मान तब जब किसी एक प्रणालिका के अक्ष से बिंदु P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने जाएंगे तब। तो हमें उम्मीद है बहुत आसानी से ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख सकते हो। आपको लिखना है कि यह व्यंजक वही है जो अधिक दूरियों के लिए क्षण चुंबक का है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मान निकाला है वो आपका क्षण चुंबक का ही है। लेकिन एक्चुअली बच्चों ये आपके कोर्स में जो था तो, लेकिन 30% में जो रिड्यूस हो गया था तो आपको वो पढ़ना नहीं था। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अब ये क्षण चुंबक वाला जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, अब यही मान हमारा प्रणालिका के लिए भी है, तो मैं लिख ही देता हूँ, आप लिख लो बच्चों। यह व्यंजक, अब आप सोच रहे हो सर ये चीज़ कहाँ लिखेंगे, ये चीज़ इसके साइड में लिख लेना, करते हुए चले आना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। पहले ये करोगे, फिर ये पूरा इतना करोगे यहाँ तक, फिर उसके बाद ये पार्ट करोगे, उसको साइड में लिखोगे। ओके बच्चों, उसके नीचे, इसके नीचे लिखोगे कि यह व्यंजक वही है जो किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। ठीक, यह व्यंजक वही है जो किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और किसी क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में समान होते हैं। तो बहुत आसान था, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा था। अगर आपने इसको समझ लिया, समझ लो सारा खेल आपने कर लिया, सारा खेल यही था। और उसके बाद बस आर को, एक्स को हटाओ, ए को हटाओ, निगमन करते हुए चले जाओ फेरों की संख्या, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि धारावाही प्रणालिका की क्षण चुंबक से समानता क्या होती है। सुनिए, धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों ही स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पे उत्तर दक्षिण ध्रुव में ठहरते हैं। जिस प्रकार एक क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण ध्रुव में आके ठहरता है, ठीक वैसे ही एक प्रणालिका भी उत्तर दक्षिण ध्रुव में आके ठहरती है। ठीक, दो धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर उसी प्रकार आकर्षित और प्रतिकर्षित करती हैं जिस प्रकार दो क्षण चुंबक परस्पर आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हम अगर यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ कर देंगे, दो क्षण चुंबक हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक वैसे ही अगर मान लो ये हमारी प्रणालिका है ऐसे, ठीक, और इसमें ये धारा बहती भी जा रही है, ऐसे आ रही है, तो ये इसका साउथ हो गया, इसका नॉर्थ हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रणालिका बनाए ऐसे, ठीक, इधर से धारा जा रही थी, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से धारा ऐसे जा रही है ना, ठीक, ध्यान से देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये इसका नॉर्थ बन जाएगा।
भाई अगर आपको जैसा समझ में आ रहा हो, ठीक। देखिए मैं देख लेता हूँ, अगर ये धारा ऐसे जा रही है, उधर से हम देखेंगे अगर, तो ये ऐसे है, ऐसे। बेटा उल्टा बना दिया मैंने, रुक जाओ, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये धारा ऐसे ऊपर को और जा रही है, तो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, ऐसे जाने के बाद यहाँ देखिए ऐसे जा रही है। बेटा कैसे बनाया, बना के दिखाते हैं, देखो ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो इट मीन्स कि हम देखो ना ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। तो घड़ी की अगर हम उल्टी दिशा में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर बात समझ में आ गई। अगर हम इसको ऐसे बनाते, ऐसे लेके जाते, ऐसे बनाते घड़ी की सीधी दिशा में, तो ये साउथ होता, ये भी साउथ होता, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते, ठीक। धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करते हैं, ठीक। धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों के समीप कंपास लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है, और स्टेट का प्रयोग, ठीक। इसके बाद प्रणालिका में चुंबक का गुण तब तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें धारा बहती है। जैसे ही धारा बंद कर देंगे, प्रणालिका का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा। ये बात हमने पिछले ही क्लास में बताई थी कि ये कृत्रिम है ना, और ये विद्युत चुंबक है हमारा, तो क्योंकि हम जब तक विद्युत देंगे तब तक ही ऐसा रहेगा। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। नोट्स मैंने आपको 4th चैप्टर का दे दिया है, आप लोग उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। जैसे ही 5th चैप्टर कंप्लीट होगा उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।